दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मिश्र और आज जो कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं वो बेहद खास है और उत्तराखंड पर केंद्रित है। उत्तराखंड सरकार ने कल जो है एक आदेश जारी किया है, एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी जो है सूबे में जो समान नागरिक संहिता है उसमें बदलाव के लिए सुझाव देगी, रिकमेंडेशंस देगी सरकार को। और उसकी जो अध्यक्ष हैं वो रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगी और इसके अलावा 4 और सदस्य होंगे, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि धामी सरकार ने पहले वादा किया था और उसी वायदे को उसने पूरा किया है। लेकिन जो पेच फंस रही है, जो मामला फंस रहा है, जिसको लेकर के बहस है, वो ये है कि क्या जो है सरकार को ये संवैधानिक अधिकार है कि वह इस तरह की कोई कमेटी बनाए जो समान नागरिक संहिता पर विचार करे या उसमें कोई बदलाव कर सके। क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान में जो केंद्र है, राज्य सरकारें हैं या तमाम जो संस्थाएं हैं, उनके जो काम है वो तय है, पहले से नियत तय कर दिए गए हैं। और इस लिहाज से कहा जाए तो कहा जाता है कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है जो अधिकार हैं केंद्र और राज्य के। उसमें यूनियन लिस्ट है और दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। और इस लिहाज से उन क्षेत्रों में जो तमाम क्षेत्र बटे हुए हैं अलग अलग, कहिए तो लिस्ट के हिसाब से, उनमें ही सरकारें कानून बना सकती या कोई उसमें परिवर्तन कर सकती हैं। लेकिन ये पहला मामला आ रहा है जिसमें कि राज्य सरकार एक ऐसा जो है हस्तक्षेप कर रही है जिसमें उसका अधिकार नहीं बनता है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन इसको लेके बहस भी है, लिहाजा हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जय सिंह रावत जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे पास। हाँ, परिचय भी करा दें आपसे। जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के और तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और जो सूबे गतिविधियां होती हैं उस पर गहरी नजर और पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा एन के पंत साहब हैं, उत्तराखंड सरकार के लीगल एडवाइजर रहे हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं। वो हमारे साथ हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं पर इनसे बात होगी और खासकर इस कानून को लेकर के। रमेश कुमार जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और वहां वकालत करते हैं और बड़ी पैनी नजर रखते हैं और खास करके कॉमन सिविल कोड पर इन्होंने अलग से आर्टिकल भी लिखा और गहरा अध्ययन है। लिहाजा हमने चाहा कि आज जो है रमेश जी रहे हम लोगों के साथ, जिससे उनसे इस मसले पर बात कर सके। तो लेकिन शुरुआत हम करेंगे जय सिंह रावत जी से। जय सिंह रावत जी, ये जो पूरा आया है मामला, अभी उत्तराखंड सरकार ने एक पहल की है और एक बड़ी पहल है जो संविधान को कहा जा रहा है कि नकारने जैसी बात है। ठीक, इस पहल को पहले तो इस पहल के बारे में बताइए और कितना जो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक, उस पर क्या बहस उत्तराखंड में, उस पर बताइए, फिर आगे साथियों से हम बात करेंगे। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ महन जी, हमारे सामने संविधान विशेषज्ञ भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं हाई कोर्ट के, तो बहुत इस मामले में ज्यादा ऑथेंटिक बात वो करेंगे, कानून के बारे में ज्यादा बारीकी करेंगे। जहाँ तक मोटी मोटी जानकारी हमको है एज ए जर्नलिस्ट, हमको आपको सब जो हर विषय पर लिखना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो हर विषय के जानकार तो नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये है कि इनको अधिकार तो है, मन के लड्डू खाने के अधिकार तो सबको है। ये एक कमेटी बनाए, 2 कमेटियां, 50 कमेटियां बना सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये संवैधानिक विषय है, इसमें कई कई मामले हैं। एक तो ये है कि आपका जो सेंट्रल लॉ है, आपके हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन वाला एक्ट है, एडॉप्शन वाला एक्ट है। दूसरा 1937 का जो शरीयत वाला कानून है, वो अगर आपको बनाना है, एक समान बनाना, तो इनको सबको या तो मर्ज करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। वो जहां तक मेरी जानकारी है वो राज्य सरकार का विषय नहीं है, वो यूनियन सब्जेक्ट है, वो क्या कहते हैं, वो तो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। दूसरी बात है, इसमें संविधान संशोधन भी की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आर्टिकल 25 और या 28 में, या जो समानता का अधिकार है 14 वाला, उसमें इनमें भी हो सकता है, और वो फंडामेंटल राइट है। आप ये संविधान का 368 अनुच्छेद 368 आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप जानते हैं हमारा संविधान
संसार का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। कितने पर? उसके 4 पाए हैं, 4 शब्दों पर टिका हुआ है। सोवरेनिटी, संप्रभुता, सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन ये 4 शब्द है। फिर आगे जाके इलेबोरेट होता इक्वालिटी, आपके फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये होता है। इन मूल भावनाओं को, जो संविधान की ये मूल भावना है, सेकुलरिज्म के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने क्या किया, अधकर जब कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, किसी ने इनको कहा कि जो आपका आर्टिकल 44 है, वो कहता है कि राज्य को इन्होंने राज्य का मतलब राज्य सरकार समझ दिया। राज्य का मतलब सरकार है, भारत की भी सरकार है, उत्तराखंड की भी सरकार है, एवरीबॉडी सरकार है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि यूनियन, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 के हिसाब से सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके लिए आप अदालत में नहीं जा सकते हैं। जो मैंडेटरी है, जो फंडामेंटल राइट है, वो तो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, 28 है, यहाँ तक है। आपका रिलीजन का आपका अधिकार है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का आपको अधिकार है। ये सारी चीजें अगर यही इतना आसान होता, 370 हट गई, 370 का 35 ये हट गया। अब ये हटा इश्यू रहा है, बीजेपी का ही नहीं, जन रहा है। इतने 7-8 साल हो गए, अभी तक उन्होंने समान नागरिक संहिता नहीं बनाई। दूसरी बात यह है कि ये गोवा की बात करते हैं। अरे गोवा में तो 155 साल से चल रहा है, कहते हैं उसको। वो जब अब, और दूसरी बात ये कहते हैं जब गोवा बना सकता हम बना सकते हैं। अरे गोवा सरकार ने 1961 में तो उसका सोचा है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए का गोवा, दमन, दीव है। धारा 5 में लिखा हुआ है कि जो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आता हूं, अभी उनको जोड़ूंगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, उनसे फिर बातचीत होगी। एन के पंत साहब, आप जो है सरकार के लीगल एडवाइजर रहे हैं, और नहीं, लीगल आपने जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मैं फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा हूं। अच्छा जी, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर्मर, जी, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री। जी, समझ गए। तब तो सरकार के आप हिस्से रहे हैं, और जो इसके तमाम संवैधानिक पक्ष हैं उसको बहुत ही नजदीक से आपने देखा ही नहीं बल्कि उस पर काम किया है, और लगातार जो ड्राफ्टिंग से लेके जो बातें रही होंगी सरकार की, वो सब आपके तहत होती रही होंगी। मैं आपसे पूछता हूं कि जो कहा जा रहा है कि यूनियन लिस्ट में 97 जो मामले आते हैं, जो स्टेट लिस्ट है उसमें 62 है, और जो कंकरेंट है उसमें 52 क्षेत्र आते हैं। तो ये जो सरकार की पहल है उत्तराखंड सरकार की, कितनी संवैधानिक है, और अगर संवैधानिक है तो क्या उस दिशा में वो जा रही है सरकार? जी, असल में सभी लोगों को पहले मैं नमस्कार कहूंगा और धन्यवाद दूंगा का आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो में प्रतिभाग करूं। मैं सबसे पहले जो है समान नागरिक संहिता क्या है, इस विषय पर जाना चाहूंगा। और मेरा हिसाब से एक लेमेन के हिसाब से अगर आप इस पर विचार करें तो एक पंथ निरपेक्ष कानून जिसको हम कह सकें, वो समान नागरिक संहिता है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि विभिन्न पंथों के लिए एक सिविल कानून का होना, इसको हम जो है समान नागरिक संहिता के रूप में देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो ये मुख्य विषय जो इसमें सम्मिलित होते हैं समान नागरिक संहिता में, एक सबसे पहली बात है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा मामला है संपत्ति के अधिकरण और संचालन का अधिकार, और तीसरा है विवाह, तलाक और गोद लेना। अब रही संवैधानिकता की बात, जहां तक है मेरे हिसाब से
अगर हम संविधान को देखें तो संविधान में एक आर्टिकल है 251, अनुच्छेद 251। इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की व्यवस्था ये करता है। ये आर्टिकल, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यों और केंद्र के बीच में कोई विवाद होता है तो उस पर जो है राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जो हैं वो असंगत होंगे। इसका मतलब यह है कि प्रिवेल कौन करेगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है वो प्रिवेल करेगी। अब जो है हमारे, अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको 3 चीजें बताई, व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, और विवाद, तलाक और गोद लेना, इन सब मामलों में यद्यपि ये कंकरेंट लिस्ट के मामले हैं, लेकिन इस पर जो विधियां बनी हुई हैं आज तक, वो सारी विधियां जो हैं वो चाहे संपत्ति के संबंधी हों, चाहे अधिग्रहण से हमारे दत्तक या गोद लेने से संबंधित मामले हों, चाहे तलाक से संबंधित मामले हों, चाहे विवाह से संबंधित मामले हों, इन सब कानूनों में केंद्र द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत ये जो है बनाए गए। अब जब संसद द्वारा कोई कानून बना दिया गया है और अगर कोई राज्य कानून बनाएगा तो उसमें कानून तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक वो जो है राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर नहीं होते। यदि कोई विधि केंद्र द्वारा बनाई गई विधि से असंगत होगी तो वह जो है राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि जो है लागू नहीं होगी। सीधी सी बात है, विवाह से संबंधित मामले, तलाक से संबंधित मामले, गोद लेने से संबंधित मामले, ये सारे मामलों में जो भी कानून बने हैं अब तक वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं और संसद द्वारा बनाए गए हैं हमारे। ऐसी स्थिति में जहां तक हमारे राज्य का प्रश्न है कि उसकी संवैधानिकता क्या है, मैं समझता हूं कि जो हमारी जो कसरत होगी वो बिना किसी निष्कर्ष के होगी। कसरत तो हम कर सकते हैं क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का मामला है, लेकिन क्या उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं? कानून तो बना सकते हैं, लेकिन क्या कानून उस असंगति के बीच में बना सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है? कानून नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो है असल में अभी भी क्या हुआ कि 2016 में हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जो हमारा भारत में इंडियन जो हमारा कमीशन है, लॉ कमीशन को इसके बारे में कहा गया था। लॉ कमीशन ने अपनी बात जो कही वो ये कही कि ये मुझे ऐसा लगता है, उनको ये लगता है लॉ कमीशन को, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच का द्वंद्व है। ये हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। द्वंद्व किस मामले में है? जहां अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, वही जो है आर्टिकल 25 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो दोनों जो है एक दूसरे के, इनके बीचों के द्वंद्व को जो है वो समझना बहुत मुश्किल है। अब जो है जहां एक तरफ हमको ये गारंटी दी गई है कि विधि के समक्ष समानता होगी सभी नागरिकों के मध्य, वहीं जो है ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को किसी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यही बात जो है अनुच्छेद अभी 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कही गई है। एक्चुअली बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि गोवा में इस बात को जो है लागू किया गया है, और गोवा जो है इसका उदाहरण देकर के कहा गया कि साहब पहला राज्य बना जिसने जो है समान नागरिक संहिता का पालन किया है और वहां पर यह लागू है। एक्चुअली है क्या कि भारत में जो है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक कानून है और मुसलमान तथा ईसाइयों के लिए अलग से कानून है।
इसको मिलाने की बात हो रही है, समान नागरिक सहायता के बाद की इन दोनों को मिला लिया जाए, मिला करके एक समान जो है वो नागरिक संहिता बने। बहुत अच्छी बात है, समान नागरिक संहिता बननी भी चाहिए, लेकिन उसके जो है कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपको इसमें इनिशिएट किसको करना चाहिए, जैसा कि आपने मेरे से पूछा था, इनिशिएशन जो होना चाहिए वो केंद्र सरकार द्वारा होना चाहिए। ये राज्य सरकार जो है इसमें अगर करेगी तो वो निष्फल होगा, उसका जो है कोई अर्थ नहीं होगा। आप जो है ले जाएंगे, फिर विधानसभा में ले जाएंगे, विधानसभा विधानमंडल में ले जाएंगे, विधानमंडल के बाद फिर आपको राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 में आपको भेजना है। अब वो असंगत होगा तो उतना उसको पोर्शन हटा दिया जाएगा। तो इसलिए राज्य की इसमें जो है भूमिका नहीं है, इसमें जो भूमिका होनी चाहिए वो केंद्र सरकार की होनी चाहिए, ये मेरा मतलब है, मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं आगे और अभी आपसे जानकारी लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। रमेश जी, मैं ये कह रहा था, गोवा की बात मेरी हो रही थी। हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा में, हेलो, हाँ जी, एक पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 जो है गोवा में लागू था, और गोवा, दमन और दीव, गोवा दमन द्वीप के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1962 जो है पारित किया गया था। और उस एक्ट में 1962 के एक्ट में यह व्यवस्था थी कि जो 1867 की संहिता जो पहले से लागू है, पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 जो गोवा में लागू है, उसको सम्मिलित कर लिया गया था इसमें। इसलिए गोवा में जो है समान नागरिक संहिता की व्यवस्था कायम है। आप देख रहे हैं कि इसको जो है 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया है। और वो जो 1867 का कानून था, उसको जो संहिता थी, संहिता मीन्स कानून, वो जो संहिता थी उसको एज इट इज एडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था हुई। लेकिन अन्य राज्यों की तो स्थिति दूसरी है। अन्य राज्यों के लिए राज्य अगर इसमें कसरत करता है तो मैं समझता हूं कि वो कसरत जो है बिना मतलब के होगी, बिना निष्कर्ष के होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी है, और खासकर गोवा के मसले में जो एक अंतर्विरोध पैदा हो रहा था उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। मैं रमेश जी के पास आता हूं। रमेश जी, आप जो है अपने को म्यूट कर लीजिए, पंत साहब। रमेश जी, आप जो है आपका क्या पक्ष है? जो पंत साहब ने कहा है उसमें कुछ चीजें आपको जोड़ना हो, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है कितना संवैधानिक है, उसकी कसौटी पर उसको परखा जाना है, और आपका इसमें विशेष अध्ययन रहा है, तो आप अपनी बात रखिए। हाँ, सबसे पहले क्या मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। हाँ, आ रही, आपकी आवाज आ रही है। महेंद्र जी, आवाज आ रही? महेंद्र जी हाँ, मैं अपने से पूर्व दोनों पैनलिस्ट की बात से आऊंगा। एक तो जिस समय आपको याद हो कि उत्तराखंड में और है जिसके मैनिफेस्टो का यह निरंतर कंसिस्टेंस हिस्सा रहा है 370 समान नागरिक संहिता और राम अयोध्या मथुरा काशी। तो एक तो उनका अपना ये मैनिफेस्टो है, इसलिए वो समय समय पर उस पर चर्चा करते रहते हैं। और उसको याद हो चुनाव के दौरान, मिड चुनाव में, जो वर्तमान वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम सत्ता में आते ही समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाएंगे और समान नागरिक संहिता यहां लागू होगी। अब आपने जैसा कि पूछा कि इसकी संवैधानिकता के जो संवैधानिक पहलू है उसको हम दो तरह से समझते हैं। जैसा कि मेरे से पहले पंत साहब ने चर्चा भी किया कि जो जस्टिस BF चौहान की अध्यक्षता वाला लॉ कमीशन था, उसने आम आदमी से 2016 में
पूरे देश से इस पर एक राय शुमारी किया और उस राय शुमारी के बाद अंततः अपनी जो निष्कर्ष पहुंचा था तो उन्होंने ये टिप्पणी जो कही थी वो नेदर डिजायरेबल नार फिजिबल, ना तो यह वांछित है और ना ही यह संभव है वर्तमान में। ये उनका अपना निष्कर्ष था। और दूसरा, अगर इसी लाइट में आप देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं की जो इस पर संविधान सभा में जो जोरदार बहस हुई थी, तो उस समय भी ज्यादातर लोगों ने इसलिए ही इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि जब समय के साथ साथ भारतीय राज्य मजबूत होगा और जो दूसरी हमारी चुनौतियां हैं वो समाप्त होंगी, एक बेहतर एक आधुनिक सोसाइटी बनेगी, तो सोसाइटी की तरफ से ही ये बातें आनी चाहिए कि हाँ, एक समान नागरिक संहिता बने जिसमें सारे धर्म पंथों के जो सिविल लॉ हैं वो समान हों। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में चैलेंज इसको इसका प्रावधान रखा कि ये पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दिया। और राज्य से मेरा मतलब यहां जो आर्टिकल 12 में जिस तरह से परिभाषित है राज्य, विधानसभाएं अन्य जो भी केंद्र या राज्य के अधीन जो अन्य प्राधिकारी हैं वो सभी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। तो दो चीजें हैं महत्वपूर्ण। संविधान निर्माताओं की अगर मंशा को हम देखें तो आप देखेंगे कि ये पर्सनल लॉ से संबंधित जो है पूरा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, तीसरी सूची में रखा गया। और तीसरी सूची में आर्टिकल जो स्टेट्स इंडीवर टू सिक्योर कॉमन सिविल कोड ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक राज्य पर एक पॉलिसी के बतौर एक उनके लिए दिशा निर्देश से जारी किया गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि एंट्री 5 में जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इसी से संविधान निर्माताओं की यह मंशा जाहिर होती कि अगर वो बहुत हार्ड एंड फास्ट समझते तो इसको सीधे सीधे वो संघ सूची में डाल कुछ नेटवर्क का इश्यू है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं एक दूसरे पक्ष पर अब आता हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं बताता हूं अभी आपको लेता हूं इसी मसले पर। और राव साहब, आपसे भी मैं मुखातिब हूं। जब ये दोनों तरह हमारे जो विशेषज्ञ हैं संविधान के और एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि ये जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है राज्य सरकार के, और एक बेकार की पहल और बेकार की कवायद की जा रही है, तब सवाल ये उठता है कि ये सरकार कर क्यों रही है। तब जरूर इस पर जो है एक सवालिया निशान उठता है। तो क्या माना जाए कि जो अभी तक बीजेपी का पूरे देश के स्तर पे पिछले जो है कहिए तो 50 सालों जब से भी पार्टी बनी है, 3 मुद्दों को लेके सबसे ज्यादा वो जो है कहिए तो खुली रही है, नारा देती रही है। उसमें धारा 370 खत्म करने की बात थी, तीनों मंदिरों पर जो है, तीनों जो जगहें विवादित स्थल हैं उन पर जो है मंदिर बनाने की बात है, और तीसरा जो कॉमन सिविल कोड का मसला आता है। क्या माना जाए कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से अभी कोई पहल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि देश में इस पर कोई माहौल नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है, लिहाजा वह जमीनी स्तर पर जाकर के अपनी राज्य सरकारों के जरिए, अपनी पार्टी के जरिए इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। और तब जब पूरे देश में माहौल बन जाए तब उसको केंद्र के स्तर पर आगे बढ़ाया जाए, तब उसके लिए आसान हो जाएगा। और कहीं कहीं एक सांप्रदायिकता का एजेंडा भी है उसका, वो भी चलता रहेगा पूरे देश के अंदर, जबकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग एजेंडा वो सरकार और इनकी पार्टी देती रही है। जो गोवा की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, उसको लागू किया क्योंकि उसमें एक प्रावधान था जिसका कि कहिए तो पंत साहब ने जिक्र किया, तो एक संवैधानिक दायरे में आ जाता है। लेकिन दूसरी राज्य सरकारें ऐसा कर नहीं सकती हैं। तो क्या माना जाए, हम रावत साहब आपसे पूछेंगे, क्या इस तरह कोई एक मंशा है, इसके पीछे कोई एक साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, कुछ दिन ही पहले, मतलब पिछले हफ्ते शायद, मेरा आर्टिकल जनचौक में छपा था, इसी सब्जेक्ट पर छपा था कि इनका निशाना जो है अब इस बार जो बाकी तीसरे हो गए हैं, 370 हो गया, उन पर भी चुनाव लड़ लिए। अब जो अगला जो चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है
वो कॉमन सिविल कोड है। उससे पहले अब ये जो नई चीज आ गई वो 1991 का जो उसका धार्मिक स्थलों का स्टेटस को वाला जो मामला था, मुझे लगता है ये दोनों मिलाकर डबल डोज देने के लिए वो भी आ जाएगा, ताकि वो 1991 जो कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा। इससे पहले मैं जरा एक और थोड़ा और जोड़ना चाह रहा हूँ। जो पोर्टुगीज सिविल एक्ट है जो 1962 में बना था, गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1962, उसकी धारा 5 में लिखा हुआ था कि जहां जो कानून अभी प्रिवेल कर रहे हैं गोवा में, वो तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक लेजिस्लेचर उनको रिपील नहीं कर लेता या उनमें अमेंडमेंट नहीं करता। वो धारा 5 थी, लेकिन एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। उसमें गोवा सरकार कब बनी? जैसे डॉक्टर पंत ने बताया 1987 में बना। लागू कब से है? 1962 से लागू है। तो गोवा सरकार को, गोवा विधानसभा को नथिंग टू डू विद दैट। एक बात तो ये है। दूसरा जो असली बात है, डॉक्टर पंत ने बताया, ये बता रहे, जो सेंट्रल लॉ है जब तक इनको मर्ज नहीं करेंगे, जब तक इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे व्यवहारिक है। आप हिंदू मैरिज एक्ट 55 का ले लो, 1956 के आपका सक्सेशन एक्ट ले लो, एडॉप्टेशन वाला ले लो, ये सारे एक्ट है। और शरीयत वाला, ईसाइयों वाला, इनको जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे, ये भी आया कि एक कानून बने को नेशनल सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड, इस तरह बनेगा। जब ये सारे खत्म होंगे तभी तो बनेगा, सब मर्ज होंगे। क्या पार्लियामेंट द्वारा, सवाल ये उठा, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, क्या विधानसभा उसमें, सिंपल सी बात है, क्या उसमें अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट के कानून? जैसे डॉक्टर पंत ने अभी कहा कि उनका कोई मतलब नहीं है। इतना जानते हुए हर विभाग में जहां रहे हैं डॉक्टर पंत, मैंने इसलिए बोला था कि इनको बुलाओ, ये सारी चीजें यही लोग राय दिया करते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो यही सीधे जो संवैधानिकता की राय देती है। क्या धामी साहब को ये राय नहीं दी कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप पार्लियामेंट का काम आप नहीं कर सकते, विधानसभा नहीं कर सकते, या इनको बताया नहीं गया होगा? क्या इनको बताया नहीं गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है? क्या इनको आर्टिकल 14 जो मैंने पहले भी जिक्र किया और आर्टिकल 25, वो रिलीजन ये नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी है, धार्मिक आचरण का जो आपके व्यवहार है वो भी है। क्या इनको बताया नहीं गया कि इनमें जो ट्राइबल्स हैं उनको छूट है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता है ये, नॉर्थ ईस्ट में आपका पंचायती राज एक्ट भी नहीं चलता है, शेड्यूल 6 वाले जो स्टेट्स में नहीं चलता है। वो कितनी भी शादियां कर सकती हैं, पॉलिएंड्री भी हो सकती है, पॉलीगैमी भी है। उनको उनकी जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनोमस काउंसिल है, उनको आपका जुडिशियल राइट भी है। आप समझ रहे? इतनी भारत की विविधता, ये सब चीजें तो ख्याली पुलाव है। तो दूसरी बात, अब आई बात, जैसे ही पिछला 2017 का चुनाव हो रहा था, वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आ गई। देवर अबाउट टू लूज, क्योंकि यहाँ इतनी एंटी इनकम में से थी कि वो हालत खराब थी। तो इसी दौरान एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई, तो हरीश रावत की दाढ़ी दूढ़ी बनाई, वो मामला क्लिक कर गया। जब आग जंगल की आग की तरह फैला कि भाई हरीश रावत यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो इनकी समझ में आया कि क्यों ना हम इसको माचिस डालें, लगाएं। और तो क्योंकि कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में, मतलब उसमें था ही नहीं, जो उसका दृष्टि पत्र कहें या घोषणा पत्र था ही नहीं। तो इन्होंने कहा ये मामला क्लिक कर गया, उन्होंने घाट कॉमन सिविल कोड भी बना दिया। उन्हें करते जाओ, किसी के भाग में क्या जाता है, करते जाओ, बनाते जाओ। जबकि अगर आप थे सचमुच ईमानदार हैं, अगर आपकी जबान का कोई महत्व है, तो आपने बोला था हम 100 दिन के अंदर आए, तो जरूरत यहाँ लोकायुक्त की है। 2017 में बोला था कि हम जब सरकार बनाएंगे, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर यहाँ लोकायुक्त बन जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उत्तराखंड विधानसभा भारत की पहली विधानसभा थी जिसने संसद द्वारा पारित, तब तक डॉक्टर साहब थे वहां, जब तक जो संसद द्वारा पारित जो है लोकायुक्त, लोकपाल लोकायुक्त साहब पास हुआ था, जो अम्ब्रेला कानून था, सबसे पहले पास कराया थे सरकार, पंत जी थे उस समय, पहली विधानसभा थी जिसने देश में पास कराया। पहली विधानसभा, पहला सरकार थी, राज्य था उत्तराखंड ने, जिसने वो कानून जो संसद ने पास किया था, अम्ब्रेला कानून, हमको वो मॉडल कानून दिया, तो एज इट इज पास हुआ। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई,
सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी बैठ गई, सिलेक्शन कमेटी बैठ गई, फाइनल चयन हो गया, गवर्नर के पास चला गया, बीजेपी ने भी उसमें साइन कर दिए। इसी दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिनको इन्होंने चुना वो टेंटेड है, जस्टिस समथिंग समबडी, और गवर्नर डर गए, उन्होंने रोक दिया, नहीं हुआ। अब जब इनकी सरकार आई, इनकी सरकार इन्हें 100 दिन के अंदर बनाना था, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर लोकायुक्त बनाइए। इन्होंने बड़ी होशियारी से वो समिति को डाल दी, प्रवर समिति को, प्रवर समिति ने वो डंप कर दी। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर को आदेश नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट विधानसभा को आदेश नहीं करता, वो कानून वहां पड़ा हुआ। अगर आप ईमानदार, और भ्रष्टाचार कितना हो रहा देख लिया आपने, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट एंड नेक्सस बिटवीन। राव साहब फिर अब आएंगे क्योंकि हमको फोकस करना अपने विषय पर। आखिरी दौर में हैं हम, तो पंत साहब अगर आपसे पूछें कि जो हम बात कह रहे हैं कि जब सरकार को ये जो है राइट ही नहीं है कि इस मसले को कानून बना सके, तो बावजूद इसके पहल कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं जानती या उसके एडवाइजर उसको नहीं बताए होंगे कि इसमें आपका क्या अधिकार बनता है, बावजूद इसके अगर उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो मंशा क्या है, क्यों ऐसा करना चाहती है, इसे हासिल करना क्या चाहती है? रखूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। मैं एक विधि के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में मुझे आपने आमंत्रित किया है, तो मैं विधि के मामले में ही कुछ बातें आपको बता सकता हूं। एक्चुअली ऐसा है कि आप देखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो समवर्ती सूची कहलाई जाती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति है और दोनों कानून बना सकते हैं। फर्क यह है कि जो पहले से विद्यमान कानून है, वह विद्यमान कानून से असंगत कानून नहीं हो सकता। अगर असंगत कानून नहीं हो सकता है तो ये कवायद निष्फल होगी, क्योंकि आप तो जो कानून बनाएंगे वो असंगत बनाएंगे। इसका मतलब यह है जो पेश करेंगे विधानसभा में, और वो राष्ट्रपति से तब तक जो है आर्टिकल 201 में हमको कंकरेंट नहीं मिल सकती, सहमति नहीं मिल सकती, जब एसेंट नहीं मिल सकती, अनुज्ञा नहीं मिल सकती, तब तक जो है उस कानून को बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात जल्दी से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है कि अनुच्छेद 44 जो है वो नीति निर्देशक तत्व पाठ 4 में जो है संविधान में है, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हुआ क्या, 1976 में संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो संविधान का एक भाग है। संविधान में संशोधन करने की जो अधिकारिता है वो संसद को है, क्योंकि जो भी संविधान संशोधन विषय आएंगे वो सब संसद में आ सकते हैं, राज्य में आ नहीं सकते हैं। जब तक धर्मनिरपेक्षता के शब्द को नहीं हटाया जाएगा तब तक पंथ निरपेक्ष का कानून नहीं बनाया जा सकता। ये मेरा कहना है, और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त। बिल्कुल म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं आपसे रमेश जी आ रहा हूं आपके पास। इस पर आपको अगर कोई बात लगती है क्या महत्वपूर्ण है जो नहीं आई है और बताया जाना चाहिए, और ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के आईने में अगर कुछ बता सके तो अच्छा रहेगा जी। जी दो चीज निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, एक तो ये है जो पंत जी ने कहा, हो सकता है इनका संदर्भ जो भी रहा प्रियम्बल में जोड़ा जरूर गया, लेकिन केशवानंद भारती का उसके पहले 1973 में ही केस हुआ था, जब धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा नहीं
गया था, फिर भी इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके हर धर्म के मानने वालों के लिए वर्शिप से लेके आस्था और सबकी गारंटी करते हैं। तो ये अपने आप में इनहेरेंट है कि हम धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं। और इसको व्याख्यायित करते हुए केशवानंद भारती वाद में ही तय कर दिया गया था कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्षता मूल तत्व है आधारित। उसी बात को और एक्सप्रेस फॉर्म में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके स्पष्ट कर दिया गया है। ये बात बीजेपी भी अक्सर कहती रहती है कि बाद में जोड़ा गया और इमरजेंसी के दौरान, जबकि उनकी भी सरकारें आई, उन्होंने भी नहीं हटाया। जैसा पंत साहब ने कहा कि होता है तो जो भी कानून है वो संविधान से कंसिस्टेंस होना चाहिए। जो संविधान के प्रोविजन है, खासतौर से हमारे फंडामेंटल राइट्स से, और जो संविधान में तय उसके लिए अगर जितनी ला कि मैरिज एक्ट, उत्तराधिकार, ये सारे कानून पहले से बने हुए हैं। तो कोई भी राज्य जब यह कानून बनाएगा, होमोजीनियस होगा, तो इनसे उसका कंट्रावेंशन होगा, और कंट्रावेंशन होगा तो 254 के तहत प्रिवेल केंद्र का कानून ही करेगा। और ऐसी स्थिति में गवर्नर आर्टिकल 201 के तहत आरक्षित रखेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उसके बारे में असेंट लेना होगा। तो एक तो ये समस्या आएगी। और अब बात ये हुई जो आपने पूछा था पहले कि जरूरत क्या है, अगर ये जानते हुए, ऐसा तो है नहीं कि उनके यहाँ कानून और संविधान के जानकार लोग नहीं हैं। ये बात ये है कि बहस चलती रहे इस तरह की चीजों पर। इसके संविधान निर्माताओं की मंशा को हम समझे तो यही था कि राज्य ये प्रयास करेगा कि चेतना समाज की पहले उन्नत हो, स्वास्थ्य और शिक्षा पर पब्लिक सोसाइटी, किसी भी देश में जहां पर बहुसंख्यक समाज है वहां के कानूनों को आसान होता है उसको रिफॉर्म करना। यहां तक कि आप पाकिस्तान जैसे देश का भी अगर उदाहरण लें तो वहां पर इस्लामिक लॉ में बहुत सुधार हुआ, लेकिन हिंदू कानूनों में उन लोगों ने भी नहीं सुधार किया, क्योंकि हर आवाज बहुत देश की कट रही है, माइनॉरिटी हमको यहीं में रुकना एक पड़ेगा। इनसिक्योरिटी सेंस हो जाता है। पब्लिक एजुकेशन और में इन्वेस्टमेंट जरूरत है जो सरकार। दूसरी चीज यह है कि होकी तो दोस्तों देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे अतिथि थे जिनसे चर्चा हुई है, और इसमें एक बात निकल करके आई है कि जो सरकार ये पहल की है बेकार की कवायद है, इसमें सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसके पीछे अगर कोई एक साजिश है, कोई गलत मंशा है, तो जरूर उस दिशा में वो बढ़ सकती है, उसके लिए माहौल बना सकती है। दूसरी सबसे बड़ा जो सवाल है कि अगर किसी क्रिश्चियन और मुस्लिम से पहले हिंदू धर्म के भीतर जितनी विविधता है और जितने उसके अलग अलग पहलू हैं, सबसे पहले तो उनको आपको देखना होगा। अगर आप उनको नहीं ठीक करेंगे और सिर्फ मुसलमान और किसी अल्पसंख्यक के नाम पर पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश करेंगे तो कतई कारगर नहीं होगा, वो जायज नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि हिंदुओं के अंदर अपनी जो विविधता है, राव साहब जिसको कह रहे थे कि आदिवासी इलाकों की अपनी परंपराएं, अपनी मान्यता है, अपना अपने तरीके का चाहिए, उनका धार्मिक जो है वो है पक्ष है। और इसी तरह से अलग अलग इलाके हैं देश में जो जिसको कि संविधान ने मान्यता दी है उनको मानने की और पूजा करने की। अगर उनको नहीं ठीक किया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कहा जा रहा है कि नीचे से एक जो है कंसेंसस बनाते हुए, जनता के बीच एकता बनाते हुए, और तब एक समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ा जाए, यही दिशा हो सकती है। उसमें बजाय कि कहीं से एक सांप्रदायिक उन्माद खड़ा करके अपना उल्लू सीधा किया जाए और सत्ता के लिए समाज में बंटवारा और नफरत और घृणा का माहौल बनाया जाए, ये दिशा नहीं हो सकती किसी सरकार की, कम से कम। लेकिन उत्तराखंड सरकार उस दिशा में बढ़ रही है और यह जो है खतरनाक संकेत है। और आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि बीजेपी की कुछ और राज्य सरकारें भी इस दिशा में पहल कर सकती हैं, क्योंकि यह उत्तराखंड की सरकार अपनी मर्जी से नहीं चल रही है, बल्कि जरूर बीजेपी का जो हाईकमान है उनके द्वारा निर्देशित है। इस बात को हम लोग मान सकते हैं। और इस मसले पर, क्योंकि मसला अभी कल से शुरू हुआ है, आगे और घटनाक्रम आएंगे, नई जो है इसमें कुछ नई बातें सामने आ सकते हैं, उस पर हम फिर आएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि मसला बड़ा है।
देश के पूरे संविधान कानून से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, नागरिकता के पूरे बुनियादी पहलू से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पर हम फिर जो है बातचीत करेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनचौक को देखने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का। फिर हम लोग आएंगे अगले किसी कार्यक्रम में और आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।